देखिए, हमें दिया गया है कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी और तभी उसका ए इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है 3a³ + 2a² + 5a + i = 0, उसमें हम i वाले टर्म को एक तरफ और जो बचा हुआ टर्म है हमारा उसको एक तरफ कर देंगे। अब उसके बाद हम दोनों तरफ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको पता है कि i इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू ए इन्वर्स हो जाएगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिलती है। और जब ए इन्वर्स दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास i होती है। तो जैसे जैसे ए इन्वर्स आपका दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा हमारे पास मिल जाएगा ए इन्वर्स = 3 माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3a² ब्रैकेट में a इंटू ए इन्वर्स प्लस 2a इंटू ब्रैकेट में a इंटू ए इन्वर्स प्लस 5 ब्रैकेट में a इंटू ए इन्वर्स। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि a इन्वर्स बराबर हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3a² इंटू आई प्लस 2a इंटू आई प्लस 5i। अब आपको पता है कि a² इंटू आई को हम a² लिख देंगे और a इंटू आई को हम a लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा a इन्वर्स = माइनस ऑफ ब्रैकेट में 3a² प्लस 2a प्लस 5i। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है समेशन n = 1 से लेकर के 13 i⁴n प्लस i⁴n प्लस 1, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i⁴n को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा 1 + i और उससे पहले हमारा समेशन लगा रहेगा। अब चूंकि 1 + i में कोई भी n का टर्म नहीं है तो हम 1 + i को समेशन से बाहर ले लेंगे और हमारे पास हो जाएगा 1 + i इंटू समेशन n = 1 से लेकर के 13 i⁴n। तो हमारे पास अब आपको ये दिख रहा है कि 1 + i ब्रैकेट में i प्लस i² प्लस i³ प्लस i⁴ प्लस डॉट डॉट i⁴13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा i जो है वो बेसिकली एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बना देगा जिसका कॉमन रेशियो r बराबर i होगा। अब हमें पता है कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में 1 - r⁴n होल डिवाइडेड बाई 1 - r, जहाँ पे a आपका फर्स्ट टर्म होता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ जब रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा i ब्रैकेट में 1 - i⁴13 अपॉन 1 - i। अब आपको पता है कि i⁴13 को हम i⁴12 इंटू आई लिख सकते हैं और i⁴12 को हम i⁴4 का क्यूब लिख सकते हैं और i⁴4 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो हमारे पास i⁴13 की वैल्यू आ जाएगी i। तो हमारे पास Sn बराबर हो जाएगा i ब्रैकेट में 1 - i अपॉन 1 - i। तो 1 - i से 1 - i कैंसिल हो जाएगा, Sn बराबर i आ जाएगा। अब हम जब इसकी वैल्यू इक्वेशन में उठा करके रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 + i होल इंटू आई। तो हमारे पास हो जाएगा i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू i इंटू आई की वैल्यू i² -1 और i इंटू +1 की वैल्यू i। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा i - 1। ठीक है, देखिए हमें दिया गया है f(x) = 2x - 3 और gx की वैल्यू x³ + 5। हमें निकालना है f ऑफ g का होल इन्वर्स x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम f ऑफ gx निकालेंगे। तो हमारे पास f ऑफ gx हो जाएगा f ऑफ x³ + 5 और f ऑफ x³ + 5 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 ब्रैकेट में x³ + 5 माइनस 3। हम x की जगह पे x³ + 5 रख दिए हैं। तो हमारे पास f ऑफ gx की वैल्यू हो जाएगी 2x³ + 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x बराबर f ऑफ gx - 7 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, ये x³ हमारा बराबर आ जाएगा तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा f ऑफ gx - 7 अपॉन 2 होल के पावर 1/3। अब हम x की जगह पर f ऑफ g का होल इन्वर्स x रखेंगे, चूँकि हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास x की जगह पर f ऑफ g इन्वर्स x हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा f ऑफ g इन्वर्स x = x - 7 अपॉन 2 होल के पावर 1/3। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि f ऑफ gx में हम जब x की जगह पर f ऑफ g इन्वर्स x रखेंगे तो वो हमारी x वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब देखिए हमें दिया है कि हमारे पास एक सेट में 4 लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और एक सेट में हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हैं। हमें पैरेललोग्राम बनाने के लिए दोनों सेट में से 2-2 लाइंस लेनी होंगी, तभी हमारा पैरेललोग्राम बनेगा। तो पहले सेट में से 2 लाइन चूज़ करने की जो
तरीका होगा वो 4C2 होगा, और दूसरे सेट से 2 लाइन चूज़ करने का जो तरीका होगा वो 3C2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास कुल जो तरीके हैं वो 4C2 इंटू 3C2 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम दोनों में से अलग अलग लाइन को चूज़ कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक को चूज़ कर लें और दूसरे को न चूज़ करें तो हमारे पास वो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, इसलिए हमारे पास इनके कॉम्बिनेशन के लिए ये मल्टीप्लाई होंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 4C2 इंटू 3C2 बराबर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 3 बराबर 18, ठीक है। देखिए हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स के होल पावर n में, उसमें हमारे पास 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म जो है वो AP में है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ आएगी वो T5, T6 और T7 जो होगा वो हमारा AP में होगा। अब हमारे पास अगर ये टर्म्स AP में है तो आपको पता है कि इनमें हमारे पास T5 प्लस T7 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स T6, ठीक है। अब हमें एक फार्मूला पता है कि हमारे पास अगर TR प्लस 1 होता है तो उसको बराबर हम लिखते हैं NCR, चूँकि हमारी R की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास T5 की वैल्यू हो जाएगी NC4, T6 की वैल्यू हो जाएगी NC5, T7 की वैल्यू हो जाएगी NC6। तो अब हमारे पास हो जाएगा NC4 प्लस NC6 बराबर 2 टाइम्स NC5। अब हम NC4 को n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अब इन सबों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 7 और 14 आ जाएगी। देखिए n की वैल्यू आप ज़्यादातर ट्राई ये किया करिए कि ऑप्शन से रख के चेक कर लीजिए, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम जाएगा और आपको वहाँ पर टाइम सेव करना होता है। तो बेटर ये होगा कि आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एन में क्वाड्रेटिक बनेगा और आपकी एन की 2 वैल्यूज़ 7 और 14 आ जाएंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, दो हमारे पास कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। तो यदि हम इनका फिगर ड्रॉ करेंगे तो हमें आसानी से दिया जाएगा कि ओरिजिन पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों कर्व्स के बीच में अगर हमें एंगल निकालना है तो हम इनके टेंजेंट के बीच में एंगल निकालेंगे, तो उसकी मदद से हम इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में हम वाई स्क्वायर की जगह पर y1 और x की जगह पर x प्लस x1 अपॉन 2 कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा x1 y1 पर जो टेंजेंट होगा वो हो जाएगा y1 बराबर 2a ब्रैकेट में x प्लस x1। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए हमारे पास हो जाएगा x(x1) इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में y प्लस y1। अब ओरिजिन पर यानी x1 y1 की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यानी y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट में x प्लस x1 से हमें x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस मिल जाएगी, और इक्वेशन सेकंड से y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस मिल जाएगी। अब आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इसलिए इन कर्व्स के बीच में भी हमारे पास जो एंगल होगा ओरिजिन पर वो 90 डिग्री यानी π/2 का होगा। देखिए हमें दिया गया है कि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये हमारा कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमारे पास y के चेंज होने की जो रेट है वो x के चेंज होने के रेट से 8 गुना है, दैट इज़ dy/dt इज इक्वल टू 8 इंटू dx/dt। अब अगर हम इक्वेशन 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 6 dy/dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। तो अब हम dy/dt की जगह पर 8 इंटू dx/dt रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 dx/dt इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर dx अपॉन dt। अब देखिए x की जगह पर हमने x1 रखा है चूँकि हमें पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास dx/dt से dx/dt कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +4 -4। तो जब हम x1 की वैल्यू +4 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी 11, और जब हम x1 की वैल्यू -4 रखेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी -31/3, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हमारे पास दिया हुआ है 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 के पावर 4 5 क्यूब 5 के पावर 4 5 के पावर 5 5 के पावर 4 5 के पावर 5 5 के पावर 6। ठीक है, ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमारे पास अगर हम R1 में से 5 के पावर 2 और R2 में से अगर हम 5 के पावर 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3। अब ब्रैकेट में अंदर R1 में बच जाएगा हमारे पास 1 5 5 स्क्वायर और R2 में बच जाएगा 1 5 5 स्क्वायर। लास्ट हमारा रो में 5 के पावर 4 5 के पावर 5 और 5 के पावर 6 बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो हमारे पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 -1 -1 और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी 1 -1 और हमें दिया हुआ है कि अगर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर है तो हमें स्मॉल a स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है। तो क्योंकि देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पास ए बी प्लस बी ए की वैल्यू जीरो है। और अगर ए बी प्लस बी ए की वैल्यू जीरो है तो मतलब ए बी बराबर माइनस बी होगा। तो हम एक बार ए बी निकाल लेते हैं और एक बार बी ए निकाल देते हैं और ए बी बराबर माइनस बी रख देते हैं। तो जब हम रखेंगे तो आपको पता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती हैं जब उनके हर एक टर्म आपस में बराबर हों। तो जब हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a प्लस 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी और हमारे पास b माइनस 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो b बराबर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है हमारे पास पी ए की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, पी बी की वैल्यू हमारे पास 1/2 है और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 1/8 है। तो हमें पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होती है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और आपको पता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमारे पास पी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 5/8। अब जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो हमारे पास 1 माइनस 5/8, तो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 3/8। ठीक है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है x-1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/-1 इज इक्वल टू z माइनस 0/3 और दूसरा दिया हुआ है x/-2 इज इक्वल टू y-2/-3 इज इक्वल टू z प्लस 1/-1। तो हमें पता है कि उस प्लेन का इक्वेशन जो कि दो लाइन कंटेन करता है कार्टेशियन फॉर्म में होता है x-x1 y-y1 z-z1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2, जहाँ पर हमारा a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियो होता है पहली लाइन का और a2 b2 c2 हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होता है दूसरी लाइन का। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू आएगी 10x माइनस 4y माइनस 8z माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान यहाँ पर देंगे, यहाँ पर ये कि हमने जो वैल्यू रखी हुई है वो पहले लाइन से x1 y1 z1 लिया है। आप चाहे तो दूसरी लाइन से भी ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है यानी b1 क्रॉस b2 जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास सेम ही रहेगा दोनों केस में। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 5x माइनस 2y माइनस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, जो कि आपके दिए हुए ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो यही होगा। ठीक है, प्रोसेस एकदम सही है, आंसर में भी हो सकता है कि मैच ना करे, लेकिन आपका आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास कोई एक प्लेन है जो कि ओरिजिन से 3p की दूरी पर है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि ओरिजिन से p दूरी पर होता है उसका इक्वेशन होता है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p, जहाँ पर l m n जो होते हैं वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। पर इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू 3p है
और हमारे पास ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी हमें दिया हुआ है कि ये एक्सिस पर कट कर रहे हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट a,0,0, बी का कोऑर्डिनेट 0,b,0 और सी का कोऑर्डिनेट 0,0,c हो जाएगा। तो अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जो होता है हमारा वो होता है x/a + y/b + z/c = 1, जहाँ पर a b c हमारा पास x y z पर उसके इंटरसेप्ट होते हैं। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों तरफ 3p से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा x/3p/l + y/3p/m + z/3p/n = 1। देखिए क्वेश्चन में हमसे सेंट्रॉइड का लोकस पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास अगर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम आई जे के मान लेते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू a/3 मिल जाएगी, जे की वैल्यू b/3 मिल जाएगी, के की वैल्यू हमारे पास c/3 मिल जाएगी। क्योंकि हमारे पास सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3i, b की वैल्यू 3j, c की वैल्यू 3k। अब जब हम बात करेंगे इक्वेशन 3 और 2 से तो हमारे पास a की वैल्यू 3p/l है, b की वैल्यू 3p/m है और c की वैल्यू 3p/n है। हमने कंपेयर करके निकाला है, ठीक है। तो हमारे पास a की वैल्यू चूँकि 3i है तो अब हम लिख सकते हैं l = 3p/3i, m की वैल्यू 3p/3j और n की वैल्यू 3p/3k। तो हमारे पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें पता है कि हमारे पास l² + m² + n² की वैल्यू 1 होती है। तो अब जब हम l = p/i, m = p/j और n = p/k रखेंगे तो हमारे पास l² + m² + n² की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब p² i² + p²/j² + p²/k² की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। तो अब ऊपर से हम p² की वैल्यू कॉमन है तो हटा करके उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/i² + 1/j² + 1/k² = 1/p²। अब हमें लोकस निकालना है तो हम i की जगह पर x, j की जगह पर y और k की जगह पे z रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 1/x² + 1/y² + 1/z² = 1/p², जो कि हमारा लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड हो जाएगा उस प्लेन का, ठीक है। देखिए हमारे पास एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x - 6/3 = y - 7/2 = z - 7/-2। तो हमें एक पॉइंट है 1 2 3, इसकी हमें वहाँ से डिस्टेंस निकालनी है परपेंडिकुलर, ठीक है, इस लाइन से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x - 6/3 = y - 7/2 = z - 7/-2 बराबर लैम्डा मान लेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 3 लैम्डा + 6, y = 2 लैम्डा + 7 और z = 7 - 2 लैम्डा। अब हमारे पास जब लाइन बनेगी, अब देखिए ये जो हमने वैल्यू निकाली है स्टार में इक्वेशन में, ये हमारे पास बेसिकली m के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। पॉइंट m हमने जो लिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर हमें लाइन MP का डायरेक्शन रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे कि m में से p वाला माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा + 6 - 1, 2 लैम्डा + 7 - 2 और 7 - 2 लैम्डा -3। तो हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा + 5, 2 लैम्डा + 5, 4 - 2 लैम्डा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारे पास जो रेखा MP है और जो हमारे पास एक्चुअल में लाइन दी हुई है जिसका हमने इक्वेशन लिखा है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3 लैम्डा + 5 होल इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा + 5 होल इंटू 2 प्लस -2 इंटू होल 4 - 2 लैम्डा। इसकी हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब लैम्डा बराबर -1 इस इक्वेशन स्टार में जब हम रखेंगे तो हमारे पास m का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 5 और 9। अब हमें अगर MP के बीच की दूरी निकालनी है तो हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास MP बराबर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर + 5 - 2 का होल स्क्वायर + 9 - 3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास MP की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7 यूनिट, ठीक है। देखिए हमें दिया गया है कि हमारे पास a वेक्टर बराबर i - 2xj + 3yk और b वेक्टर बराबर i + 2xj - 3yk है। अब दिया हुआ है कि हमारे पास a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा i - 2xj + 3yk डॉट
आई प्लस 2xj माइनस 3y के होल इज इक्वल टू 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि हमारा एक इलिप्स के इक्वेशन को दर्शाता है। देखिए हमारे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस के, और सी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 4j माइनस 3k। तो अब हमें बताना है कि हमारे पास ये ए बी सी वेक्टर कोलिनियर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बेसिक मेथड होता है वो कि हम ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, बी सी वेक्टर निकाल लेंगे और सी वेक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास ए बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 3j प्लस 2k, बी सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k, और सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i माइनस 3j प्लस 2k। अब जब हम इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यानी लेंथ की, तो हमारे पास ए बी की लेंथ आ जाएगी √14, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 2√14 और सी ए की वैल्यू आ जाएगी √14। तो हमारे पास दिखेगा आपको कि ए बी प्लस सी ए की वैल्यू बी सी के बराबर हो जाएगा, जिसका मतलब कि ये हमारे पास संरेखीय यानी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब देखिए हमारे पास जो शॉर्टकट मेथड है उसका ये है कि अगर हमारे पास ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे या संरेखीय होंगे तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी अगर हम निकालेंगे तो माइनस 3j अपॉन आई, और स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे तो 6j अपॉन माइनस 2i। इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 3j अपॉन आई बराबर माइनस 3j अपॉन आई। अगर हमारे पास इनके स्लोप्स बराबर आ जाते हैं तो इनका मतलब हमारे पास ये ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे या संरेखीय होंगे, ठीक है। तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 2019 में जो भी क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे पास, जिनका मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं कराया था, लगभग मैंने वो सारे टॉपिक्स पर आपको क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।